हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट सेट लर्न एकेडमी वंस अगेन। तो आज के वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, है ना, और वोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। ये दोनों के बारे में पढ़ेंगे, सारा लिमिटेशन, ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन, ये सब क्या था, क्या एक्सपेरिमेंट था, वो सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री क्लास 9 यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ द एटम चैप्टर का ये पार्ट 4 होने वाला है। ठीक है, तो पार्ट 4 में हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, है ना। आई होप कि आप पहले का 3 वीडियो देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया गया हुआ है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारा का सारा थ्योरी भी उसमें लिख कर दिखाएगा कि अगर एग्जाम में आपका ये टॉपिक आता है तो आप आसानी से वहाँ पर लिख सकते हो। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम में। इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, अब देखिए रदरफोर्ड जो थे ना वो एक्सपेरिमेंट किए थे। क्या एक्सपेरिमेंट किए थे वो चीज़ समझ लेते हैं हम लोग। इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ही बम्बार्डेड हाई एनर्जी स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल। हाई एनर्जी स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, यहाँ से मतलब एक रेडियो एक्टिव ब्लॉक रखा गया था और उसके अंदर से अल्फा पार्टिकल्स निकल के आ रहा था, यानी कि एक तरीके से हो गया बम्बार्डिंग। ठीक है, स्ट्रीम्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल ऑफ 100 नैनोमीटर थिकनेस। ये गोल्ड फॉइल लिया गया था जिसका 100 नैनोमीटर थिकनेस था, बहुत ज़्यादा पतला था। द स्ट्रीम्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वेयर डायरेक्टेड फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव सोर्स। यहाँ रेडियो एक्टिव सोर्सेस, यहाँ से आराम से एक अल्फा पार्टिकल का स्ट्रीम आ रहा था। ही कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द ट्राजेक्टरी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये क्यों किए थे? इनको देखना था कि जो एक्सपेरिमेंट जो हम लोग कर रहे हैं उसमें जो ये अल्फा पार्टिकल का जो डिफ्लेक्शन होगा वो कैसा होता है। ठीक है, प्रोड्यूस्ड इन द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अल्फा पार्टिकल आफ्टर इंटरैक्शन विद द थिन शीट ऑफ गोल्ड। जब गोल्ड से टकराएगा तो ये अल्फा पार्टिकल कैसे कैसे डिविएट करेगा या कैसे निकल जाएगा, ये चीज़ एक्सपेरिमेंट किए थे, सोच रहे थे, देखना चाह रहे थे। ही प्लेस्ड अ स्क्रीन मेड अप ऑफ जिंक सल्फाइड अराउंड द गोल्ड फॉइल। अब ये जो डिफ्लेक्शन है उसको देखने के लिए क्या कर दिया, जिंक सल्फाइड का चारों तरफ से क्या कर दिए, एक स्क्रीन लगा दिए ताकि जो भी डिफ्लेक्शन हो उस पर लाइट क्रिएट हो और वो चीज़ हमको दिख जाए। तो ऑब्जर्वेशन मेड बाय रदरफोर्ड कॉन्ट्राडिक्ट द प्लम पुडिंग मॉडल गिवन बाय जे थॉमसन। यानी कि जो जे थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल जो दिए थे वो तरबूजा वाला, ठीक है ना, उसको ये कॉन्ट्राडिक्ट कर देता था, उसको पूरी तरीके से झुठला देता था। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन। तो ये था एक्सपेरिमेंट, किसके थ्रू किया गया था, रदरफोर्ड के थ्रू। तो इसलिए इसको बोला गया था रदरफोर्ड और मॉडल ऑफ एन एटम। तो इसके बाद जो बताए तो उनको मॉडल बताया गया था कि वो अपने ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर क्या क्या बताए थे। ठीक है, चलिए तो आगे देख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एक्सपेरिमेंट, क्या क्या ऑब्जर्व किए थे, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस मेड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड कंक्लूडेड। क्या कंक्लूड किए, क्या ऑब्जर्व किए, उनको क्या पता चला। ठीक है, तो उनको पहला चीज़ ये पता चला कि मेजर स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। एटम में जो मेजर स्पेस था, यानी कि मतलब आधा से ज़्यादा जो जगह था ना, वो सब क्या था, एम्प्टी था, खाली था। अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू द गोल्ड शीट। यानी कि जब इस अल्फा पार्टिकल पर बहुत सारा चीज़ मतलब ये गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल जब डाला गया था तो ये लार्ज फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल पासेस थ्रू द गोल्ड शीट विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। बिना डिफ्लेक्ट किए हुए ये आसानी से पास कर गया, उसी का ये जूम वर्जन है। ठीक है ना, एक एटम है मान लीजिए और ये अल्फा पार्टिकल है, तो ये एकदम सीधा सीधा निकल गया। Therefore, the major part of an atom must be empty, जिसके वजह से उनका ये ऑब्जर्वेशन निकल के आया कि जो मेजर पार्ट होगा एटम का वो पूरा का पूरा क्या होगा, खाली होगा, एम्प्टी होगा। दूसरा क्या था उनका ऑब्जर्वेशन, द पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली एंड इट इज कंसंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम। ठीक है, इनका कहना था कि पॉजिटिव चार्ज जो था वो पूरा का पूरा हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये कंसंट्रेटेड है किसी स्मॉल वॉल्यूम पर, किसी एटम पर। ठीक है, ये किसी कंसंट्रेटेड है कहाँ पर, किसी स्मॉल वॉल्यूम, कोई चीज़ कैप्चर करके कोई जगह पर और उसी पर ज़्यादा मात्रा में, उसी जगह पर बहुत ज़्यादा मात्रा में, वो जगह कहाँ है वो पता करना था। few alpha particles when bombarded were deflected by the gold sheet. They were deflected minutely and at very small angles. बहुत small angle के साथ deviate किया गया और बहुत कम ही alpha particles deviate किया। Therefore he made the above conclusion, जिसके वजह से ऊपर का conclusion उनको समझ में आ गया कि वो अच्छा ऐसा हो सकता है। ठीक है,
वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, बहुत कम, वेरी फ्यू, अराउंड मतलब हमको लगता है 20,000, ठीक है ना, 20,000 में सिर्फ वन, और कहीं किसी किसी बुक में लिखा हुआ रहेगा आपको 15,000, किसी बुक में लिखा 10,000, तो हम इसको नाम दे देते हैं वेरी फ्यू, ठीक है ना। अल्फा पार्टिकल्स हैड डिफ्लेक्टेड एट लार्ज एंगल्स और डिफ्लेक्टेड बैक, बहुत ज़्यादा एंगल गेन किया, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा, और या तो किसी में एकदम सीधा आया और ऐसे रिटर्न हो गया। मोर ओवर वेरी फ्यू पार्टिकल्स हैड डिफ्लेक्टेड इन 180 डिग्री, बहुत, उसमें भी बहुत कम 180 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हुआ, यानी कि जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से वापस आ गया। देयरफॉर ही कंक्लूडेड दैट द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कवर्ड अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ एन एटम इन कंपैरिजन टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ एन एटम। तब इनको समझ में आ गया कि ये जो पॉजिटिव जो चार्ज है वो बहुत ही कम जगह पर है, ठीक है ना, कंसंट्रेटेड है, हर जगह फैला हुआ नहीं। अगर हर जगह फैला हुआ होता तो वहाँ से भी टकरा के वापस आ सकता था, वहाँ से भी टकरा के वापस आ सकता था, लेकिन बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स गया था और टकरा कर वापस आया था। तो उनका कंक्लूजन क्या निकला कि हाँ, हो सकता है कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स क्या था, कवर्ड अ स्मॉल वॉल्यूम, वो छोटे वॉल्यूम पर कवर्ड करके रखा हुआ था, बहुत छोटे वॉल्यूम पर था पॉजिटिव, ठीक है। मच्छर दिन रात हर जगह मच्छर। हाँ, एटम इन कंपैरिजन टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम, तो ये आपको समझ में आ गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर रखिएगा, अगर एग्जाम में आता है तो जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए, पॉस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन, ठीक है। अब पॉस्टुलेट्स क्या दिए थे और उनका कंक्लूजन क्या था, वो सब सारा मैचअप कर दिए। एन एटम इज कंपोज ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, उनका कहना था, ठीक है ना, उनका कहना था कि एटम जो है पूरा का पूरा चार्ज पार्टिकल से, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से बना हुआ है। मेजॉरिटी ऑफ द मास ऑफ एन एटम वाज कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल रीजन, मेजॉरिटी ऑफ द चार्ज जो है वो कहाँ है, मेजॉरिटी ऑफ द मास जो का है किसी एक जगह पर पॉइंटेड है। दिस रीजन ऑफ द एटम वाज कॉल्ड एज द न्यूक्लियस, इसको क्या कहा गया, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। और इट वाज फाउंड दैट लेटर दैट द वेरी स्मॉल एंड डेंस न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कंपोज्ड ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बट फिलहाल न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हम लोग जान लेते हैं। तो वो जो कंसंट्रेटेड पार्ट था उसमें क्या था, न्यूट्रॉन्स था और क्या था, प्रोटॉन्स था, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स था, ओके। एटम्स न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, एटम का जो न्यूक्लियस था, ठीक है, एटम का जो न्यूक्लियस था उसके चारों तरफ क्या था, निगेटिव पार्टिकल्स है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन बोले। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये चक्कर लगा रहा था। इन अ फिक्स्ड पाथ एट वेरी हाई स्पीड, बहुत तेज स्पीड में। दीज फिक्स्ड सर्कुलर पाथ वे टर्म्ड एज ऑर्बिट, यानी कि यहाँ पर बीच में न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये सब क्या है, ऑर्बिट है, क्या है, ऑर्बिट है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। An atom has no net charges, an atom has no net charges or they are electrically neutral, इसका कोई net charge नहीं है और ये electrically neutral है, because क्योंकि electrons are negatively charged and the densely concentrated nucleus is positively charged। तो dense यानी कि देखिए यहाँ पर अगर बीच में बहुत सारा क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है ना, बीच में बहुत सारा पॉजिटिव है और बगल अगल क्या है, निगेटिव है, ठीक है, बहुत सारा पॉजिटिव और निगेटिव है, तो ये दोनों क्या कर देता है, एक दूसरे से मैचअप कर लेता है और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना देता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना देता है, क्लियर। A strong electrostatic force of attraction holds together the nucleus and electrons, ठीक है, न्यूक्लियस को बीच में रखने का काम क्या है, कौन करता है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो बीच में उसको होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज वेरी स्मॉल, न्यूक्लियस जो था ना वो बहुत ही छोटा था इन कंपैरिजन टू द टोटल साइज ऑफ एन एटम, पूरा का पूरा एटम के साइज के अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो न्यूक्लियस बहुत छोटा था। इसको ये बताएं, कौन बताएं भाई, तो रदरफोर्ड बताएं। कुछ और फीचर्स है वो देख लेते हैं। एन एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, दीज आर न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन, यानी कि एक एटम है उसमें दो पार्ट है, एक न्यूक्लियस है और ये जो इधर वाला जो पार्ट है, जो एरिया जो बच जाता है, दैट इज कॉल्ड द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। नेक्स्ट में है न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर, न्यूक्लियस सेंटर में है ऑफ द एटम एंड सराउंडेड बाय एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन, चारों तरफ से उसके एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन घिरा हुआ है। The radius of the nucleus of an atom is nearly 10 to the power minus 15, while that of the atom is about 10 to the power minus 10, यानी कि रेडियस जो था न्यूक्लियस का, ठीक है ना,
10⁻15 था, बट एटम का 10⁻10 था। इससे ये पता चल जाता है कि न्यूक्लियस वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द एटम, न्यूक्लियस बहुत छोटा है एटम के कंपैरिजन में। द मास ऑफ द एटम इज मेनली ऑफ द न्यूक्लियस, यानी कि जो मास है एटम का, जो मास है पूरा का पूरा न्यूक्लियस पर डिपेंड करता है। ऑल द प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स डिस्कवर्ड लेटर बाय चैडविक आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, यानी कि जो देखिए ये न्यूट्रॉन्स के बारे में तो नहीं बताया, ये चैडविक डिस्कवर किए थे, इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ऑल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स डिस्कवर्ड लेटर बाय चैडविक आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, सारा का सारा कहाँ है, न्यूक्लियस में ही है। द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज बिकॉज ऑफ द प्रोटोन प्रेजेंट। अच्छा, किसी भी न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज होना ये बताता है कि बिकॉज ऑफ प्रोटोन, क्योंकि वहाँ पर न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटोन बहुत ज़्यादा मात्रा में है, प्रोटोन है, और उसी से ये पूरा का पूरा पॉजिटिव बताया जा रहा है कि हाँ ये कोई पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज प्रोटोन की वजह से, क्योंकि प्रोटोन का यूनिट क्या होता है, चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेसेस अराउंड द न्यूक्लियस, जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सब एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन है वहाँ पर अरेंज्ड है, वहाँ पर है, ठीक है, वो चीज़ हो गया। द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटोन इज द सेम एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेसेस, यानी कि टोटल पॉजिटिव चार्जेस न्यूक्लियस में और नेगेटिव चार्जेस जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शंस में है वो सब सारा इक्वल है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन आर नॉट स्टेशनरी, जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन में जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टेशनरी नहीं है, वो रुके हुए नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, चाहे सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं। दीज आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एट हायर स्पीड फॉलोइंग अ सर्कुलर पाथ, गोल गोल घूम रहे हैं, बट बहुत तेज घूम रहे हैं। द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट कम क्लोज टू द न्यूक्लियस, अब रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं ये कभी नज़दीक नहीं आते हैं, ये कभी न्यूक्लियस की तरफ नहीं आते हैं, और ड्रॉन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, और चाहे न्यूक्लियस उसको खींच नहीं पाता है। क्यों नहीं खींच पाता है भाई, तो देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस इज बैलेंस्ड बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू बैलेंस हो रहा है, जिसकी वजह से ये दोनों में एकदम टग ऑफ वॉर चल रहा है, कोई एक दूसरे की तरफ नहीं जा पा रहा है। विच इज़ ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, इट इज़ डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, सो जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है, और न्यूक्लियस के यानी कि न्यूक्लियस के तरफ से फोर्स लग रहा है एक ठो, और बाहर से एक ठो फोर्स लग रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस की तरफ नहीं जा पा रहा है और न्यूक्लियस भी इलेक्ट्रॉन की तरफ नहीं जा पा रहा है। क्लियर, चलिए ये समझ में आ गया रदरफोर्ड के बारे में। चलिए एक बार अब लिमिटेशंस देख लेते हैं, ठीक है, लिमिटेशंस देख लेते हैं। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट वाज अनेबल टू एक्सप्लेन सर्टेन थिंग्स देयर, अब क्या क्या है, क्या क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे वो ये देख लेना है। तो रदरफोर्ड मॉडल वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, ठीक है ना, अगर आपको लिखना है तो इतना भी लिख के निकल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड पोस्टुलेट्स इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व एट अ वेरी हाई स्पीड। रदरफोर्ड क्या बताए थे कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चारों तरफ बहुत तेजी से घूम रहा है, स्पीड अराउंड ए न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। हाउएवर बट लेकिन मैक्सवेल आते हैं, एक साइंटिस्ट मैक्सवेल आते हैं, ठीक है। मैक्सवेल एक्सप्लेन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल रिलीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी कि जो भी चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज करते हैं। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस विल रिलीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब ऑलरेडी वहाँ पर देखा जा रहा था कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं रेडिएशन एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, इसका मतलब एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, इसका मतलब वो मूव कर रहे होंगे तभी तो वो एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ था, ये जो रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे, जो कौन बताए भाई, मैक्सवेल आकर बता के गए, ठीक है। उसके बाद एक है जो इंपॉर्टेंट है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब हम लोग को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं है, बट थोड़ा सा हम यहाँ पर लिख दिए ताकि आपको समझ में भी आ जाए। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विल हैव एनर्जी, ठीक है, विल हैव एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या होता है, एनर्जी होता है। फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक मोशन एज अ रिजल्ट ऑफ विच द ऑर्बिट विल ग्रेजुअली श्रिंक। अब देखिए कोई भी एटम है, मान लीजिए ऐसा है, हम इससे बनाकर दिखाते हैं आपको, जैसे मान लीजिए बीच में है न्यूक्लियस, ठीक है, इधर से ऐसे ऐसे घूम रहा है। अब कोई चीज़ यहाँ से यहाँ आ रहा है तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज हो रहा है। अब एनर्जी रिलीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, अंदर की तरफ आते जा रहा है, तभी तो एनर्जी रिलीज हो रहा हो। एनर्जी रिलीज होने का मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ तो अंदर में हो रहा था। तो यही चीज़ को बताने के लिए वो क्या किए, वो बताएं कि अगर ऐसा हो रहा है तो हमारा ऑर्बिट्स क्या हो जाता है, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, श्रिंक करते चला जाएगा, क्योंकि बाहर वाला ऑर्बिट खत्म हो जाएगा और बाहर में कुछ बचेगा नहीं, तो खत्म हो गया। अब बाहर में खत्म हो गया तो वो अब पहले 5 था, फिर ऐसे छोटा होते चला गया, छोटा होते 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 सामने आ जाएगा, तो ये श्रिंक कर जाएगा। तो फाइनली
फाइनली द ऑर्बिट्स विल श्रिंक एंड कोलैप्स इन द न्यूक्लियस, जिसके वजह से क्या होगा, धीरे धीरे वो न्यूक्लियस से कोलैप्स कर जाएगा ऑफ एन एटम। अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशंस के बेसिस पर यह बताया गया है, इफ मैक्सवेल एक्सपेंशन इज फॉलोड, रदरफोर्ड मॉडल विल कोलैप्स विद 10 to 8 सेकेंड। अगर मैक्सवेल के एक्सप्लेनेशंस को हम लोग फॉलो करते हैं तो उनके अकॉर्डिंगली रदरफोर्ड मॉडल का जो एटम का जो मॉडल था वो 10 से 8 सेकेंड में, 10 to 8 सेकेंड्स में वो क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। देयरफॉर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल वाज नॉट फॉलोइंग मैक्सिमल थ्योरी एंड इट वाज अनेबल टू एक्सप्लेन एन एटॉमिक स्टेबिलिटी। ये सिर्फ समझाने के लिए हम यहाँ पर आपको ये चीज़ बता दिए थे, ठीक है। रदरफोर्ड थ्योरी वाज इनकम्प्लीट, ये इनकम्प्लीट थ्योरी था बिकॉज इट डिड नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट को नहीं बताए थे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, क्या है, कैसे है इन द ऑर्बिट। दिस वाज वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, और इसका जो ड्रॉबैक का जो भरपाई किए हैं वो किए हैं बोर्स मॉडल, ठीक है ना। बोर किए थे आगे, ठीक है ना, समझ में आ गया। ये कोई भी दिक्कत इतना में नहीं हुआ होगा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को समझने में, उनका ऑब्जर्वेशन क्या क्या वो फीचर्स था, लिमिटेशंस हम अभी बता दिए, तो सारा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में। क्लियरली इसमें हम लोग देख ही लेंगे, जैसे कि आप लोग थंबनेल में देखे भी होंगे, रदरफोर्ड भी है और बोर भी है, तो बोर को भी हम लोग पढ़ लेंगे। बोर छोटा सा टॉपिक था, उसको भी समझ लेते हैं। बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम क्या है? रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम वाज अनेबल टू एक्सप्लेन सर्टेन ऑब्जर्वेशन। रदरफोर्ड क्या करवाए थे, कुछ मतलब जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे, जो भी ऑब्जर्व किए थे, वो कुछ चीज़ नहीं बता पाए थे। क्या नहीं बताए थे? सर्टेन ऑब्जर्वेशन विद रिगार्ड टू द एटम, इट मीन्स स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। वो स्टेबिलिटी ऑफ द एटम को नहीं बता पाए थे। नील्स बोर एक्सेप्टेड रदरफोर्ड आइडियाज, रदरफोर्ड के आइडियाज को एक्सेप्ट किए, दैट द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन इट्स न्यूक्लियस विद द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट एट सेम डिस्टेंस अवे, ठीक है। और उसके बाद ये एक्सेप्ट किए थ्योरी को, उनका थ्योरी को एक्सेप्ट किया और अपना एक पॉस्टुलेट्स दिए, अपना एक कुछ बताएं, थ्योरी बताएं कि देखिए हम उस चीज़ को बेस बनाकर हम ये चीज़ बनाएं, ठीक है। अब क्या बनाएं वो देखो। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स और सेल्स। इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स में घूम रहा है, ठीक है ना, जिसको हम लोग शेल भी बोल सकते हैं। ईच शेल हैविंग अ डिफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, हर एक शेल में अपना एक अमाउंट ऑफ एनर्जी है, डिफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी है, एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन्स इन इट, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स भी सब में है, यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन्स और उसमें अपना एनर्जी है। देयरफॉर दीज सेल्स आर कॉल्ड द एनर्जी लेवल्स, और इस सेल को हम लोग एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं। अभी तक ऑर्बिट बोलते आ रहे थे, अब शेल और एनर्जी लेवल्स भी बोल सकते हैं। ये कौन बताएं भाई? तो बोर्स बताएं। The energy associated with the electrons, energy associated with the electrons in an orbit increases as the radius of the orbit increases. जैसे जैसे ऑर्बिट का रेडियस का ऑर्बिट का रेडियस जैसे जैसे इंक्रीज करेगा तो एनर्जी भी बढ़ता चला जाएगा। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है द एनर्जी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट इंक्रीजेज एज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इंक्रीजेज। These shells are known as K, L, M, N, etc. starting from the one closest to the nucleus. ठीक है ना, ये K, L, M, N और 1, 2, 3, 4 भी बोल सकते हैं। ऐसे करके हम लोग आगे चलते जाएंगे, यानी कि जैसे जैसे रेडियस बढ़ते चला जाएगा वैसे वैसे एनर्जी का कैपेसिटी रखने का इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ता चला जाएगा। An electron in a shell can move to a higher and lower energy shell by absorbing or releasing a fixed amount of energy. ठीक है, an electron in a shell can move to a higher or lower energy shell. ठीक है ना, अब ये हाइयर पर अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी क्या हो रहा है? इंक्रीज करते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, ऑब्जॉर्बिंग और रिलीजिंग अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। The amount of energy absorbed or emitted is given by the difference of energies associated with the two energy levels. कितना एनर्जी लगा तो बाहर वाला एनर्जी को माइनस कर देंगे अंदर वाला एनर्जी से, तो पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्जॉर्व और इमिट हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इस 3 नंबर पर है, 3 नंबर सेल में है, 3 से अगर 2 में आ रहा है तो 3 से 2 में आने के लिए इसको एनर्जी रिलीज करना पड़ता है, तो यही एनर्जी रिलीज होता है। डेल्टा इक्वल टू एच न्यू, ये रेडिएशंस होता है, और एच प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। हम लोग को बहुत ज़्यादा डिटेल में फिलहाल नहीं पढ़ना, ठीक है। ये बीच में न्यूक्लियस है, N3 1 2 3 है, ठीक है। तो जैसे जैसे सेल से अंदर की तरफ आएगा एनर्जी रिलीज होगा और अंदर से बाहर की तरफ जाएगा तो एनर्जी अब्जॉर्ब होगा, ठीक।
ये चीज़ हो गया अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी, यानी कि बोर ये इतना सारा चीज़ बताए थे। लिमिटेशन क्या दिए थे भाई, यानी कि कहीं पर वो भी तो फंसे होंगे, कहीं पर वो भी तो उनका भी पता चला होगा कि हाँ यहाँ पर कमी रह गया। तो बोर मॉडल ऑफ एन एटम वाज क्वाइट सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। इनका जो थ्योरी जो था ना वो अच्छा था, वो सक्सेसफुल था, आज भी फॉलो किया जाता है, ऑफ एन एटम एंड ऑल्सो द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट एनर्जी लेवल इन एन एटम। ये सबसे एकदम क्लियर था, बट इट सफर्ड फ्रॉम सम फॉलोइंग लिमिटेशंस, कुछ लिमिटेशंस इसमें भी रह गए थे। सबसे पहला क्या था, इट गेव नो आइडिया अबाउट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। जब एटम्स बहुत सारा मिलते हैं तो कैसा टाइप का, कौन सा शेप का मॉलिक्यूल्स क्रिएट होगा, वो ये नहीं बता पाए थे। चलिए भाई, अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम फॉलोज अ वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। बोर के अकॉर्डिंगली बताया गया था कि जो ऑर्बिट में जो चल रहा था, जो पाथ में जो चल रहा था, सर्कुलर पाथ, उसको हम लोग क्या बोले थे, ऑर्बिट बोले थे। हाउएवर द लेटर स्टडीज हैव रिवील दैट द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी फॉलोड एग्जैक्टली। जो इलेक्ट्रॉन का जो पाथ था ना वो एग्जैक्टली नहीं था, ठीक है ना। इट इज ओनली अ प्रोबेबल नेचर, मतलब अप्रॉक्सीमेटली में मान सकते हैं कि हाँ चलो ठीक है ये एक टाइम तक चल सकता है, बट पूरा का पूरा क्लैरिफाई नहीं था एंड नॉट एग्जैक्ट एज स्टेटेड बाय बोर। और जैसा बोर एग्जैक्ट बोल रहे थे वैसा नहीं था, ठीक है। तो प्रोबेबल नेचर में अगर देखा जाए तो हाँ चलो ठीक है ये हो सकता है, हो भी रहा है, लेकिन पूरा का पूरा एकदम ब्रॉडर व्यू में देखा जाए तो ऐसा नहीं था। तो ये दो चीज़ हम लोग क्या कर लिए, इनका लिमिटेशंस को पढ़ लिए, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चंस बहुत तरीके से आ सकता है, बोर मॉडल ऑफ एन एटम को एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है ना, उनका ऑब्जर्वेशन क्या था, क्या ऑब्जर्व किए थे, क्या लिमिटेशंस था, ये सब चीज़ आप लोग को पढ़ लेना हो। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से समझाया हुआ वो चीज़, ये बड़ा अच्छा लगा था हमको पिक्चर्स, तो हम उठा लिए यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, n इज इक्वल टू 1 है, ठीक है ना, 2 है, 3 है, इन्फिनिटी आगे बढ़ा हुआ है, ठीक। और यहाँ पर इसी चीज़ को दिखाया गया थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू में, है ना। यहाँ पर जैसे जैसे इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, जैसे जैसे इंक्रीज होगा, आगे बढ़ेगा, ठीक है ना, वैसे वैसे इंक्रीज हो जाएगा आपका एनर्जी भी, ठीक है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, तो एनर्जी क्या हो रहा है, ऑब्जॉर्व कर रहा है, इसलिए साइन दिया गया। तो एनर्जी का क्या निकालेंगे, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 और माइनस E1, मतलब कि एनर्जी 2 का शेल 2 का एनर्जी और शेल 1 का एनर्जी को अगर घटा देते हैं तो मेरा डेल्टा ए डिफरेंशियल एनर्जी आता है, जो कि हो जाता है H और न्यू। ये रेडिएशन हो गया और ये हो गया आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। इसका डिटेल अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बस हम लोग ये चीज़ जानने का कोशिश करेंगे इतना, ठीक है। देख लीजिए जैसे जैसे अब 1 से 2 में गया तो माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, फिर बढ़ गया 3.40 हो गया, फिर बढ़ गया 1.51 हो गया, 0 हो गया, फिर ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा, जो भी है इन्फिनिटी तो धीरे 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 चली जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ बताने का मेरा मकसद ये था कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा एनर्जी भी इंक्रीज करता चला जाएगा। और एनर्जी का अगर हम लोग को निकालना है, मतलब कि क्या बोल सकते हैं, एनर्जी का अगर हम लोग को वैल्यू निकालना है तो हम लोग सीधा निकालेंगे, डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1 हो सकता है, चाहे निकाल सकते हैं E3 माइनस E2 हो सकता है, चाहे निकाल सकते हैं E5 माइनस E4 हो सकता है, ठीक है ना। ये चीज़ हो गया। एक तरीके से ये जान लीजिए कि ये जब आप लोग क्लास 10th में AP पढ़ोगे ना, उसमें भी ये चीज़ डिस्कस होता है, टर्म 2 माइनस टर्म 1, ठीक है ना। बट यहाँ पर हम लोग एनर्जी के बारे में पढ़ रहे थे। ओके, आपको समझ में आ गया कि बोर एटॉमिक मॉडल और एक कौन सा पढ़े हम लोग, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ये दो चीज़, और ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके लिए थ्योरी पेपर के लिए क्वेश्चन। न्यूमेरिकल इससे कुछ नहीं है, बट थ्योरी बहुत ज़्यादा है। थ्योरी अगर आ गया है 5 नंबर का तो मतलब हो गया, इसलिए आप लोग को इसको क्लियर करके रखना ही होगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों लोग को भी बता दीजिए ताकि वो भी अच्छे से प्रिपरेशंस कर सके। एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीकी है, ठीक है ना, ये सब चीज़, और रिवीजन हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है आप लोग के लिए, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।